हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एनसीईआरटी में आपके जितने साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, साथ में जो ईयर दिया हुआ है उसके बारे में। पूरे साइंटिस्ट, अगर हम बात करें पूरे एनसीईआरटी में लगभग 60 साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड कौन सा वर्क है, सभी को अगर हमें अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करें तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। पूरी एनसीईआरटी पलटनी पड़ेगी तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या हो कि एक पेज के अंदर पूरे के पूरे साइंटिस्ट का नाम है समराइज करके मिल जाए तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। विद इन 5 मिनट आप क्या कर सकते हैं, पूरे साइंटिस्ट के नेम को रिवाइज कर सकते हैं एक जगह पे। तो इसीलिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज गारंटी के साथ बता सकता हूं आपके नीट 2024 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है इस वीडियो से आने वाला है, यानी कि 5 क्वेश्चन आज के वीडियो से फिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम एक एक चैप्टर से पढ़ेंगे। पहले 11th का पढ़ेंगे, फिर 12th का पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें 11th में, पहला चैप्टर हमारा डायवर्सिटी। डायवर्सिटी में जो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम आता है वो आते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या किया था, प्रपोज द किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम में यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया को। प्लांटी और एनिमेलिया किसके बेसिस पे दिया गया था, जो फोटोसिंथेसिस करते थे, जिसके अंदर खुद खाना बनता था, वो क्या कहलाते थे, प्लांटी कहलाते थे। जिसके अंदर खाना खुद नहीं बनता था वो क्या कहलाते थे, एनिमेलिया कहलाते थे। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टार मार्क्स इनको दे सकते हैं। आर्यच विटेकर हर साल पूछे गए हैं। किस सेशन में, 1969 के अंदर। 1969 में इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ए आपको याद है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ है, किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया था। तो सबसे पहला इनका जो बेसिस था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड इनका जो बेसिस था वो रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा के अंदर रखा गया था। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको यूकैरियोट के अंदर रखा गया था। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता था। फिर उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में डिवाइड किया गया था। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, आर्यच विटेकर ने। क्या क्या कौन से क्लासिफिकेशन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं। सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे गए हैं। नेक्स्ट है डिमरिटी इनवावस्की। इन्होंने 1892 में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोबा एज ए काजुअल एजेंट ऑफ द टोबैको मोज़ेक डिजीज। इन्होंने बताया कि कुछ है माइक्रोब है जो कि टोबैको के अंदर क्या कर रहे हैं, टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करने का काम कर रहे हैं। उसी माइक्रोब्स को आज हम क्या नाम देते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी कि वायरस की जो डिस्कवरी किए थे, वायरस की डिस्कवरी किसने किया था, डिमरिटी इवानेस्की ने 1892 में। उसके बाद एक और नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एमडब्ल्यू बिजरेंकी। एमडब्ल्यू बिजरेंकी ने 1898 में बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द इन्फेक्टेड प्लांट एक्सट्रैक्ट कैन काज डिजीज इन दी हेल्दी प्लांट। हेल्दी प्लांट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो एक पॉजिटिव एजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके डिजीज काज करने का काम कर सकते हैं। इन्होंने एक टर्म दिया था, टर्म इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजेनाइटम वाइवम फ्लूइडम। एक टॉक्सिक फ्लूइड जो कि क्या करता है, डिजीज काज करने का काम करता है। कंजेनाइटम वाइवम फ्लूइडम, कंजेनाइटम वाइवम फ्लूइडम टर्म किसने दिया था, BMW बेजरंकी ने। EMW बेजरंकी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, BMW। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं। ये हमारा खत्म हुआ कौन सा, डायवर्सिटी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इन्होंने जो बुक लिखा था, सिस्टमा नेचुरी दिया था एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। सबसे ज्यादा जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था, तो कार्लस लिनियस ने दिया था। इन्होंने सबसे पहले बताया था किसी भी आर्नियम के नेम में 2 वर्ड आते हैं। सबसे पहला जो वर्ड होता है वो जेनेरिक नेम होता है, जेनेरिक नेम
एंड जेनेरिक नेम, एंड जो सेकंड वर्ड होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं गैरोज, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था? सबसे पहले नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन को दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी, उनके फाइलोटैक्सी कैरेक्टर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें इंक्लूड किया जाता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर इंक्लूड किया जाता है। नाम दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन, किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में जो एक पेज पहले साइंटिस्ट का नाम लिखा होता है उस पे दिया हुआ है अर्नस्ट मेयर के बारे में। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। इनके बारे में एनसीईआरटी में और भी बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे इनको कौन कौन से प्राइज मिले थे, कहाँ थे, कब डेथ हुआ था, वो सारे याद नहीं रखना, केवल क्या याद रखना है, अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं। G.N. रामचंद्रन प्रपोज्ड, रामचंद्रन प्लॉट स्टडिंग ऑन दी कन्फर्मेशन ऑफ दी प्रोटीन। इन्होंने सबसे पहले प्रोटीन के कन्फर्मेशन के बारे में बताया है कि प्रोटीन एक मॉलिक्यूल होता है, बायोमॉलिक्यूल होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? आर्जियम के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन? रामचंद्रन ने, G.N. रामचंद्रन। ये भी आपके एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट का नेम है उसके ऊपर प्रपोज है। नेक्स्ट आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। अब हमारा शुरू होता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम हैं। सबसे ज्यादा आपके जो इंपॉर्टेंट है वो है डायवर्सिटी के नेम, फिर सेल बायोलॉजी के नेम, एंड देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस यानी कि आपके प्लांट डायवर्सिटी, प्लांट फिजियोलॉजी के। फिर हम 12th की बात करते हैं। 12th में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं वो हमारे जेनेटिक्स से पूछे जाते हैं, एंड उसके बाद आपके इकोलॉजी से। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में जो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम आता है एंटन वान लीवेनहॉक ने। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले एक लाइव सेल को देखा था, किसके अंदर? एनिमल क्यूल के अंदर। फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब दी लाइव सेल। अगर इन्होंने लाइव सेल को देखा था तो सबसे पहले सेल को किसने देखा था? तो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है यहाँ पे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले एक डेड सेल को देखा था। डेड सेल, ये जो डेड सेल था क्या था? ये कॉर्क सेल था। कॉर्क सेल, कॉर्क सेल, कॉर्क सेल का मतलब हुआ यहाँ पे आपको लकड़ी जो शैंपेन की बोतल देखते हैं ऊपर जो लगा होता है उसको क्या कहा जाता है? कॉर्क कहा जाता है। उसी को देखा था, उसी को डिस्क्राइब किया था। ये एक खाली कमरे की तरह दिखाई दे रहा है, एक जेल की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में एक डेड सेल को देखा था। वहीं अगर बात करें इन्हीं से मिलता जुलता एक और नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। डिस्कवर द न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? उन्होंने डेड सेल को देखा था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था? इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले डेड सेल किसने देखा था? ओ एंटन वान लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। एनी डाउट? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था? स्टेन द न्यूक्लियस मटेरियल विद द बेसिक डाई एंड गिव नेम क्रोमैटिन। इन्होंने सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को स्टेन किया था, और स्टेन करने के बाद इन्होंने देखा न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमैटिन फाइबर पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम इन्होंने दिया था क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर। यहाँ पे एक और वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, किस डाई से इन्होंने कलर किया था? जो क्रोमैटिन फाइबर होता है वो हमें नेक डाई से दिखाई नहीं देता है, इसको कलर करना पड़ता है। कलर करने के लिए जो इन्होंने डाई का यूज किया था वो एक बेसिक डाई थी। आगे बात करते हैं। अब 3 साइंटिस्ट के नेम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सेल बायोलॉजी के सबसे पहले पेज पे तीनों साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी में सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो है मैथिलियस लीडन 1838। मैथिलियस लीडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने अपनी स्टडी जो किए थे प्लांट के ऊपर किया था। इन्होंने क्या बताया, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे अभी मैं एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप तीनों साइंटिस्ट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं थ्योडोर स्वान। इन्होंने 1839 में सन याद रखिएगा, दोनों बहुत ज्यादा गैप नहीं है, केवल एक ही साल में लगभग एक ही समय पे स्टडी कर रहे थे। जो थ्योडोर स्वान थे इंपॉर्टेंट है, कहाँ के थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, कहाँ के थे, इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या थे और कहाँ के थे। जो मैथिलियस लीडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, जो थ्योडोर स्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, जूलॉजिस्ट से तो एनिमल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। इन्होंने बताया जितने भी एनिमल होते हैं, एनिमल के बाहर एक थिन बाउंड्री पाई जाती है, थिन लेयर पाई जाती है। इस थिन बाउंड्री को, थिन लेयर को क्या नाम दिया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आज हम क्या जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। इन्होंने फिर बताया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल प्लांट। जितने भी प्लांट है उनके बाहर एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है सेल वॉल, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट का। प्लांट के अलावा और किसी के अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। स्टडीड वेरियस एनिमल सेल एंड द प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ आउटर लेयर दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रेजेंस ऑफ आउटर लेयर दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद कैसे रखेंगे, क्योंकि दोनों साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैथिलियस लीडन, सबसे पहले हम थ्योडोर स्वान को याद रखते हैं। थ्योडोर स्वान मीन्स आपको पता है हिंदी में होता है कुत्ता। स्वान मीन्स होता है कुत्ता। कुत्ता क्या है, एनिमल है, यानी कि जूलॉजिस्ट। स्वान क्या है, जूलॉजिस्ट हैं। फिर आता है कहाँ के थे, यहाँ पे जो मैथिलियस लीडन थे एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कभी भी दो भी एक साथ नहीं आ सकता है। दो भी एक साथ नहीं आ सकता मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, दो भी एक साथ नहीं आ सकते, मतलब क्या हुआ, बॉटनिस्ट और यहाँ पे ब्रिटिश दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यानी कि जो मैथिलियस लीडन के थे, कहाँ के थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे, और थ्योडोर स्वान कहाँ थे, वो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, लगभग हर साल एग्जाम में कहीं ना कहीं इनके बारे में पूछ लिया गया, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया या तो ऑप्शन में दिया हुआ है। वो है रुडोल्फ विर्चो के बारे में। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, सेल थ्योरी क्यों दिया था। सेल थ्योरी होता क्या है, जो मैथिलियस लीडन थे और थ्योडोर स्वान थे, इन्होंने एक थ्योरी के ऊपर प्रपोज किया, एक हाइपोथेसिस को प्रपोज किया। ये जो हाइपोथेसिस है इसके अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं या तो सेल से मिलकर बनते हैं या तो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर नया सेल बनता कैसे है, नया सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया है। फिर आते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक सेल थ्योरी दिया जिसको हम फाइनल सेल थ्योरी भी कहते हैं। एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। टर्म दिया ओमनी सेलुलर। ये सेलुलर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया इनके अकॉर्डिंग जो सेल थ्योरी थी, जितने प्लांट होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। एंड जो इनका सेकंड पॉइंट था, सेल राइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल राइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब हुआ यहाँ पे एक सेल है, जब ये डिवाइडेड करेगी तभी दो नए सेल का फॉर्मेशन होगा। सेल राइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नया सेल बनता है वो अपने पुराने वाले सेल से ही मिलकर बनता है। नाम दिया गया ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कैमिलियो गोल्जी 1898। जो कैमिलियो गोल्जी थे, इन्होंने सबसे पहले गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी किया था। इन्होंने देखा जो सेल होता है, सेल का साइटोप्लाज्म होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में एक डेंस स्ट्रक्चर पाया गया है, डेंस स्ट्रक्चर पाया गया है। इसे डेंस स्ट्रक्चर का नाम इन्होंने क्या दिया, गोल्जी अपरेटस दिया। बाद में नाम दिया गया गोल्जी बॉडी। फर्स्ट है ऑब्जर्व दी गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होती है क्या काम करती है, गोल्जी बॉडी मटेरियल के पैकेजिंग में हेल्प करती है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जॉर्ज पायलट। जॉर्ज पायलट 1953। इन्होंने किया था, न्यूक्लियस के राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट ऑब्जर्व द राइबोसोम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की और बताया जो राइबोसोम है दो यूनिट से मिलकर बना होता है। एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए जो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन होता है वो 0.001 मिलीमोल होता है। 0.001 मिलीमोल होता है मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन। यहाँ पे
इस राइबोसोम को यहाँ पे इसका यूनिट होता है यस, जैसे 70 यस है, जो यस होता है यहाँ पे बताता सेडबर्ग यूनिट है कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, नाम दिया था सेडबर्ग यूनिट। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था? जॉर्ज पायलट ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है जूलियस वानसैक। हमारे पास सेल बायोलॉजी के साइंटिस्ट खत्म हुए, सेल बायोलॉजी के साइंटिस्ट खत्म हुए। अब हम आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। प्लांट फिजियोलॉजी में जो सबसे पहला साइंटिस्ट है वो है जूलियस वानसैक। इन्होंने ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट कैन बी ग्रोन maturity in the defined nutrient solution in the complete absence of the soil, जिसको नाम दिया था हाइड्रोपोनिक्स है। जो हाइड्रोपोनिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्लांट को एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर रख दें, इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर बिना सॉइल के ही वो प्लांट क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। बस हमें एक न्यूट्रिशनल मीडियम देना होगा, इसको नाम दिया था हाइड्रोपोनिक्स है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो जूलियस वानसैक है ये वाला चैप्टर हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। जूलियस वानसैक। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो है जोसेफ प्रिस्टले। बहुत इंपॉर्टेंट है जोसेफ प्रिस्टले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। कब किया था? 1770 में, 1770 में। एंड बाय हिज एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रो ऑफ ग्रीन प्लांट। बेलजार एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बेलजार एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था और ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने बताया जो ऑक्सीजन होता है वो किससे निकलता है? यहाँ पे डिस्कवर दी ऑक्सीजन बाय दी हिज एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट दी एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोन ऑफ द ग्रीन प्लांट। इन्होंने बताया जो एयर होता है CO2 होता है, उस समय CO2 के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। केवल इन्होंने बताया कि जो एयर होता है वो बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है किसके लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए। अगर हम क्या करें बेलजार एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे इसको पूरी तरीके से ढक दे तो यहाँ पे अगर एयर पास नहीं होगी तो क्या होगा? प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा और इसके अंदर जो माइस है वो भी क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। याद क्या रखना है? जोसेफ प्रिस्टले क्या डिस्कवर किए थे? ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। कब किए थे? 1770 में। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? बेलजार एक्सपेरिमेंट के द्वारा। आगे बात करें। अच्छा, कब से कब तक हुआ था? जो इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 1733 से लेकर यहाँ पे 1804 तक इनका जो बर्थ हुआ था ये था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जूलियस वानसैक। जूलियस वानसैक की अगर हम बात करें, इनका जो एक्सपेरिमेंट था 1854 के अंदर था। प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट ग्रो। इन्होंने बताया जो प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं? ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। किस है प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, ये किसने बताया था? जूलियस वानसैक ने बताया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं TW इंगलमैन। TW इंगलमैन ने क्या किया था? फर्स्ट डिस्क्राइब दी एक्शन स्पेक्ट्रा। इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब किया था। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? यहाँ पे कौन सी लाइट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का ग्रोथ होता है वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है? रेड लाइट के अंदर या फिर ग्रीन लाइट के अंदर या फिर येलो लाइट के अंदर। आपके एनसीईआरटी में 3 ग्राफ बने हुए हैं, तीनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? TW इंगलमैन ने दिया था। डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा फोटोसिंथेसिस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लू रेड लाइट इन द फोटोसिंथेसिस। कब से कब तक है इनका जो बर्थ है और डेथ है? 1730 से लेकर 1799 तक। इंपॉर्टेंट है TW इंगलमैन। एनसीईआरटी में 3 ग्राफ दिए हुए हैं, तीनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन स्पेक्ट्रा, उसके बाद ग्रीन और रेड का फोटोसिंथेसिस रेट, दोनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ हैं और डाटा हैं उसको एक पेज के ऊपर लाने वाले हैं, एक वीडियो में लाने वाले हैं ताकि आपको भी याद करने में क्या हो? आसानी हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कार्लियस वान नील ने। इन्होंने क्या किया था? डिमोन्स्ट्रेटेड दैट द in photosynthesis हाइड्रोजन फ्रॉम द सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आता है वो किससे आता है? एक सुटेबल ऑक्सीडाइज कंपाउंड के द्वारा आता है। इन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन O18 का यूज किया था। O18 टू डिस्क्राइब, O18 का यूज किया था फोटोसिंथेसिस में ताकि जो ऑक्सीजन है वो किससे आ रहा है पता चल सके।
CO2 के द्वारा आ रहा है या फिर वाटर के द्वारा आ रहा है, तो उन्होंने देखा जो ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर के द्वारा आ रहा है, यानी कि वाटर ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे किसने किया था? कार्लस वान नील ने किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। मेल्विन कैल्विन डिमोन्स्ट्रेटेड दैट द कैल्विन साइकिल इन C3 प्लांट है मोस्ट फर्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें, कैल्विन साइकिल को दिया था किसने? कैल्विन ने। नाम इन्हीं के नाम के ऊपर क्या पड़ा है? C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल। C3 का मतलब होता है यहाँ पे 3 कार्बन का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे 2 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि यहाँ पे सबसे पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है? तो जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो है वो है RUBP राइबोलोज बिस फास्फेट। RUBP राइबोलोज बिस फास्फेट। वहीं जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? 3PGA, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हैच एंड स्लैक। हैच एंड स्लैक की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था? C4 पाथवे को डिस्कवर किया था। C4 पाथवे क्या होता है? C4 प्लांट के अंदर चलता है C3 साइकिल प्लस कुछ एडिशनल साइकिल, नाम दिया था C4 पाथवे। इन्होंने क्या किया था? C4 पाथवे को डिस्कवर किया था। क्रैंज एनाटॉमी के बारे में बताया था इन्होंने ही। क्रैंज एनाटॉमी क्या होती है? यहाँ पे 2 सेल पाए जाते हैं, एक बंडल शीथ सेल होता है, एक मेसोफिल सेल होता है। जो कैल्विन साइकिल चलती है वो बंडल शीथ सेल के अंदर चलती है, लेकिन जो CO2 एक्सेप्ट होता है कहाँ पे होता है? CO2 का एक्सेप्टर होता है वो मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रैंज एनाटॉमी, इन्होंने क्रैंज एनाटॉमी के बारे में बताया था। और क्या बताया था? यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर की, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, फर्स्ट जो CO2 एक्सेप्टर है वो है पेप फास्फोइनाल पायरुवेट। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो है एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है OAA ऑक्सोलोएस्टिक एसिड। OAA ऑक्सोलोएस्टिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड के अंदर, फ्यूमरिक एसिड के अंदर, ये जाता है बंडल शीथ सेल के अंदर, वहां पे होता है डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद जो CO2 निकला है वो कैल्विन साइकिल के अंदर चला जाता है, C3 साइकिल के अंदर चला जाता है। और ये ऑक्सोलिक एसिड मैलिक एसिड कहाँ पे चला जाता है? वापस मेसोफिल सेल के अंदर, जहां पे इसका फिर से एक नए CO2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होके C4 साइकिल चलाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्लैकमैन। 1905 में इन्होंने प्रपोज द लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया था कि कितना ज्यादा CO2 का कंसंट्रेशन होना चाहिए एटमॉस्फेयर के अंदर कि जो C3 प्लांट है उस सेचुरेशन शो करेंगे, कितना ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए कि जो C3 प्लांट C4 प्लांट है वो सेचुरेशन शो करेंगे। ये किसने बताया था? ब्लैकमैन ने बताया था। इसी को हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है एम्डन या फिर ओटो मेट्रियोफ एंड दी पैरानास है। इन्होंने क्या बताया था? प्रपोज द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का जो स्कीम है 10 स्टेप प्रोसेस है, इसको दिए थे। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस को कौन दिया था? इम्बडन ने, मेलिफोप ने एंड द पैरानास ने दिया था। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। 10 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या बनता है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें नेट प्रोडक्शन क्या होता है, नेट गेन क्या होता है, तो यहाँ पे जो नेट गेन होता है 2 ATP होता है और 2 NADH होता है। 2 ATP और 2 NADH, 2 ATP एंड 2 NADH, ये किसने बताया था? ए ग्लाइकोलाइसिस में आता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं डार्विन एंड दी चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने क्या बताया था? डिस्कवर दी ऑक्सीजन व्हाइल दी वर्किंग ऑन द फोटोट्रॉपिज्म ऑफ द ग्रेनरी ग्रास। इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। ऑक्सीजन क्या होता है? एक यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि प्लांट ग्रोथ PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। प्लांट के स्टेम में प्लांट का जो कैनोपी होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता। कौन? ऑक्सीजन। किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने किया था। FW वेंट आइसोलेटेड द ऑक्सीजन फ्रॉम द
कोलियोप्टाइल ऑफ दी ओट्स सीडलिंग, इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन को आइसोलेट करने का काम किया था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं किसने ऑक्सीजन फ्रॉम दी कोलियोप्टाइल से आइसोलेट किया था, तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो आते हैं ई कैर्नुओसा, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था स्टेराइल द फर्टिलेट ऑफ द फंगस है जिब्रेलिक फ्लोरेंकी का डिजीज सिम्टम इन दी राइस सीडलिंग। राइस सीडलिंग के अंदर जो डिजीज काज करने वाले एजेंट है वो क्या है, वो एक यहाँ पे मालिक्यूल है जिब्रेलिया फ्लोरेंकी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एफएस स्कोज, एफएस स्कोज एंड कोवर्कर, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एफएस स्कोज इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था सो दैट दी इंटरनोड है सेगमेंट है ऑफ द टोबैको स्टेम है कैलस है डिफरेंशिएटेड ओनली द सप्लाइड द ऑक्सीजन प्लस एक्सट्रैक्ट लाइक द ईस्ट है एक्सट्रैक्ट आदि कोकोनट मिल्क। यहाँ पे इन्होंने टोबैको का जो स्टेम है उसको बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे मालिक्यूल आता है, क्या आता है, जिब्रेलिक एसिड Ze3, उसको डिस्कवर करने का काम किया था। उसके अंदर क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला दे प्लस एक्सट्रैक्ट है ईस्ट से मिला दें या फिर कोकोनट को मिला दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेम का ग्रोथ हो जाएगा। किसने बताया था, एफएस स्कोज ने बताया था। ये सारे साइंटिस्ट जो हैं आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मिलर एट याल ने इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाइड दी क्रिस्टलाइज दी साइटोकाइनेज प्रमोटिंग दी सब्सटेंस व्हिच वाज नोन एज दी काइटिन, इन्होंने काइटिन की डिस्कवरी करने का काम किया था। एच.डब्ल्यू. कुसिन, ये इंपॉर्टेंट है, एच.डब्ल्यू. कुसिन ने इन्होंने इथाइलिन की डिस्कवरी की थी। इथाइलिन किसकी डिस्कवरी की थी, इथाइलिन की डिस्कवरी की थी। confirmed release of the volatile substance from the ripened that hasn't and the ripening of the stored unripened banana। अगर हम अनरिपन बनाना को एक रिपन बनाना के पास रख दें वो भी क्या हो जाएगा, पक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रिपन्ड बनाना होता है इथाइलिन सिक्रीट करता है और इथाइलिन सब्सटेंस को सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, सेलुलोज को लूज करने में हेल्प करता है, जिससे जो फल होते हैं वो पक जाते हैं। ये हमारा खत्म हुआ क्लास 11th का। अब जो नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जेनेटिक्स के तो हर साल पूछे गए हैं, हर साल जेनेटिक्स के साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं रिजाइनसी पुनेट। पुनेट ने क्या दिया था, सबसे पहले ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। इन्होंने पुनेट स्क्वायर को डेवलप किया था। हम पुनेट स्क्वायर की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी गैमीट को यहाँ पे क्रॉस करवा सकते हैं। क्रॉस करवाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, मेल होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को हम वर्टिकली मेल गैमीट को रखते हैं और डॉर्सली फीमेल गैमीट को रखते हैं, दोनों का क्रॉस करवाते हैं एक एक में। जैसे यहाँ पे हम ले लें स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम यहाँ पे क्रॉस करवाएं तो हमारे पास क्या क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या कहलाता है, पुनेट स्क्वायर कहलाता है। इससे हम जितने भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जीनोटाइप बन सकते हैं, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। किसने दिया था, पुनेट ने दिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जॉर्ज मेंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्ज मेंडल की अगर हम बात करें तो जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया था, वर्क ऑन दी पी प्लांट गिव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपना वर्क किया था, पाइसम सताइबम के ऊपर वर्क किया था। कब से कब तक किया था, तो इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक किया था, 1856 से लेकर 1863 तक किया था, यानी कि पूरे 7 साल तक वर्क किया था। और बताया था यहाँ पे डोमिनेंस क्या होता है एंड इनहेरिटेंस क्या होता है। इन्होंने फैक्टर के बारे में सबसे पहली बात की थी कि जो फैक्टर होता है वही प्लांट से पेरेंट से प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर होता है। याद रखना कौन, जॉर्ज मेंडल। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डे ब्रिज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन तिस्मार्क। इन्होंने जो मेंडल का वर्क था इसको रीडिस्कवर करने का काम किया था। रीडिस्कवर
दी मेंडल वर्क कब किया था? 1900 के अंदर। 1900 के अंदर मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था। मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज क्यों रह गया था इतने दिनों तक? क्योंकि उस समय का जो कम्युनिकेशन था उतना इजी नहीं था। इन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स का यूज किया था, इस वजह से भी इनका जो वर्क था वो अनडिस्कवर रह गया था, अनरिकॉग्नाइज रह गया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बारे में बात करते हैं, सटन एंड बॉबरी। इन्होंने क्या किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? इन्होंने जीन को, क्रोमोसोम को एक यहाँ पे जीन जीन और क्रोमोसोम जीन और क्रोमोसोम जीन और क्रोमोसोम में एक पैरेललिज्म यहाँ पे स्थापित किया था। बताया था जो जीन होते हैं और क्रोमोसोम होते हैं लगभग सेम बिहेवियर शो करते हैं। ये भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है, ये भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं टी.एच. मॉर्गन। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, बहुत बहुत 5 स्टार साइंटिस्ट, 5 स्टार साइंटिस्ट टी.एच. मॉर्गन। पूरे नाम की बात करें टी.एच. मॉर्गन के, इनका जो टर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। किसके ऊपर दिया था? यहाँ पे इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर दिया था। ड्रोसोफिला किसके ऊपर ग्रो होता है? राइपन बनाना के ऊपर ग्रो होता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 1 से 2 वीक होती है। मेल और फीमेल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं दोनों अलग अलग होती है। जो मेल होता है उसका जो बॉडी होता है वो रेड होता है, वहीं बॉडी ब्राउन होती है। वो आंख जो होती है, आई होती है, वो रेड कलर की होती है। लाल शरीर, भूरा शरीर, लाल आंखें मर्द की निशानी, ऐसे याद रख सकते हैं। इनका जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिंकेज लिंकेज टर्म को दिया था। सेक्स लिंकेज सेक्स लिंकेज सेक्स लिंकेज क्रॉसिंग ओवर, एक जो टर्मिनोलॉजी दिए थे किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं अल्फ्रेड स्टूडेंट। अल्फ्रेड स्टूडेंट ने क्या किया था? ये जो टी.एच. मॉर्गन थे उनके स्टूडेंट थे। इन्होंने क्रोमोसोम की मैपिंग किए थे, क्रोमोसोमल मैपिंग करने का काम किया था। क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होता है? किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कितनी दूरी पे प्रेजेंट होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, इसी को नाम दिया है क्रोमोसोमल मैपिंग। यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया था सेंटी मॉर्गन से, सीएम से। जो सीएम होता है सेंटी मॉर्गन, इसको नाम दिया था सेंटीमीटर नहीं, सेंटी मॉर्गन। स्टूडेंट ऑफ द मॉर्गन यूज द frequency of the recombination between the gene pair on the same chromosome as a measure the distance between the gene and the measured the position। यहाँ पे जीन का जो डिस्टेंस है, कितने दूरी पे प्रेजेंट है और उनका पोजीशन क्या है, वो कौन बताया था? वो अल्फ्रेड स्टूडेंट ने बताया था। किस यूनिट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था? जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसको सेंटी मॉर्गन यूनिट दिया था। आगे बात करते हैं हैकिंग ने क्या किया था? ट्रेस द स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर all the through spermatogenesis in a few insects and they observed that 50% of the sperm and received this structure। इन्होंने एक्स बॉडी की डिस्कवरी की थी। एक्स बार बॉडी हैकिंग ने इन्होंने ही क्या दिया था? यहाँ पे सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन करने का काम किया था। हैकिंग ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो इन्होंने हैन के ऊपर, बर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। लैंगडन डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी करने का काम किए थे। फर्स्ट ऑब्जर्व दी इन 1981। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर जो 21st क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर ट्राइसोमी हो जाती है। वहीं किलफिंडर सिंड्रोम की बात करें तो किलफिंडर सिंड्रोम के अंदर 2A+ XXY कंडीशन आ जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? 2A+ X0 कंडीशन होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है दो में से एक डिलीट हो जाता है। एनोपुलाडी का केस है। यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और किलफिंडर सिंड्रोम तीनों के बारे में हो गया। तीनों हैं क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं। फ्रेंडिस मिशर ने क्या किया था? आइडेंटिफाई द डीएनए एज एसडी के मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस एंड द कॉल्ड न्यूक्लिन। मिशर ने सबसे पहले
न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। इन्होंने बताया था जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, वो किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड फर्दर दो चीजों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये फर्दर दो चीजों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। शुगर दो तरह के होते हैं, एक होता है राइबोस शुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। जो राइबोस शुगर होता है आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, जो डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन होता है, पायरिमिडीन होता है। जो प्यूरिन होता है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं। जो पायरिमिडीन होता है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर आता है प्यूरिन पायरिमिडीन। प्यूरिन यहाँ पे आता है साइटोसिन ग्वानिन एंड थायमिन, साइटोसिन ग्वानिन एंड थायमिन। आगे बात करते हैं, विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से रे डिफरेंशिएशन डाटा ऑफ द डीएनए, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड को दिया था। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड को दिया था, जिसके बेसिस पे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, वो किसके बेसिस पे दिया था, वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड पे। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड किसने दिया था, विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट को, विल्किंसन को, वाटसन एंड क्रिक को मिलाकर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक की बात करें, गिव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। और डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है, एक मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। इसका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। पूरे के पूरे हेलिक्स का जो लेंथ होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए के अंदर जो दोनों स्टैंडर्ड होते हैं, दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एडेनिन हमेशा ग्वानिन से बाइंड होगा, और जो थायमिन हमेशा एडेनिन हमेशा थायमिन से बाइंड होगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड होगा। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से बाइंड होता है, जिसकी वजह से उसके बीच का जो डायमीटर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, प्रपोज दी सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से जो प्रोटीन बनता है ये क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल की अगर हम बात करें, जो चारगाफ है थे, इन्होंने बताया था जो ग्वानिन होता है, प्यूरिन का कंसंट्रेशन हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होता है। एडेनिन हमेशा थायमिन से बाइंड करता है, एंड ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करता है। एडेनिन अपन थायमिन इक्वल टू 1, ग्वानिन अपन साइटोसिन इक्वल टू 1। दोनों का जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है। एडेनिन प्लस ग्वानिन अपन साइटोसिन प्लस थायमिन इक्वल टू 1। एडेनिन प्यूरिन का कंसंट्रेशन पायरिमिडीन के बराबर होता है। ये किसने बताया था, चारगाफ ने बताया था। इसको हम चारगाफ रूल भी कहते हैं। इन्होंने ही बताया था जो जीसी रिच डीएनए होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, वो प्रोकैरियोट के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलता है। वहीं एटी रिच जो डीएनए होता है वो यूकैरियोट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एफ ग्रिफिथ। एफ ग्रिफिथ की बात करें, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को दिया था। जैसे ही आप ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के बारे में नाम सुने, एफ ग्रिफिथ के बारे में आप सुने, तुरंत आपको याद आना चाहिए आपका माइस का एक्सपेरिमेंट है। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को लिया था। दो स्ट्रेन, यहाँ पे दो स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया था, एक स्मूथ स्ट्रेन, एक रफ स्ट्रेन। जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो बीमारी काज करता था, वहीं जो रफ स्ट्रेन वाला था वो नॉन कास्टिव था, बीमारी काज नहीं करता था। जब माइस के अंदर क्या किया था, इन्होंने रफ स्टेन को इंटर किया तो माइस जिंदा था, लेकिन जब स्मूथ स्टेन को इंटर किया तो माइस मर गया। लेकिन जब हीट किल माइस के अंदर हीट किल या स्टेन प्लस आर स्टेन को इंटर किया माइस के अंदर तो माइस फिर से मर गया। यहाँ पे इन्होंने बताया जो रफ स्टेन बैक्टीरिया है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, यस स्टेन बैक्टीरिया के द्वारा। लेकिन इसका जो बायोकेमिकल नेचर था उसके बारे में कोई नहीं बता पाए। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, 3 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ग्रेविथ, डेब्रिज एंड मैकलारे। इन्होंने क्या किया था, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था कि कैसे जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल होता है वो डीएनए होता है। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल डीएनए के लिए इन्होंने 3 अलग अलग डाइजेस्टिंग एंजाइम लिया था, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीएज। एक में डीएनए को डाला एंड प्रोटीएज को डाला, बचा क्या, आरएनए डाला। फिर जो डीएनए वाला जिसमें केवल डीएनए बचा था उसने क्या किया था, आर स्टेन को एस स्टेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। इससे पता चला जो ट्रांसफार्मिंग नेचर होता है वो क्या होता है आपका
ट्रांसफॉर्मिंग नेचर डीएनए होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट का जो नाम है वो है हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है और आते हैं हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज ने इन्होंने क्या किया था, अनवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, अनइक्विवोकल इक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ए किसने दिया था, हर्शे एंड चेज ने दिया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ए बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। बैक्टीरियोफेज को इन्होंने जो उसका डीएनए था उसको रेडियो एक्टिव थायमिन से कोड किया था, वहीं जो प्रोटीन था उसको S35 से, और वहीं जो डीएनए था उसको P32 से कोड करने का काम किया था। हरगोविंद खुराना की अगर हम बात करें तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, सिंथेसाइज द आरएनए मॉलिक्यूल विद द डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस। इन्होंने सबसे पहले होमोपॉलीमर बनाया था, आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल बनाया था, किसका, आरएनए का। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं नीरनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, प्रोवाइड ए सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने सबसे पहले सेल मीडियम के बाहर प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम किए थे। वहीं सर्बो चाका की बात करें, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज एंजाइम हेल्प इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अभी तक जो बन रहे थे वो टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में बन रहे थे। इस सर्बो चाका एंजाइम की मदद से क्या हुआ, जो डीएनए बन रहा था वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बन जा रहा था, जो आरएनए बना था वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बन रहा था। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब हुआ हमें जो भी सीक्वेंस चाहिए हम उसको बिना किसी टेम्पलेट की मदद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकते हैं। लालजी सिंह को क्या नाम है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले स्टार्टेड द डीएनए सीक्वेंसिंग इन इंडिया एट दी CCMB सेंट्रल फॉर द सेल एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लालजी सिंह को हम फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एलेक्स जेफरी। टेक्निक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्होंने दिया था एलेक्स जेफरी ने। स्टैनले मिलर, अमेरिकन साइंटिस्ट, क्रिएटेड द कंडीशन सिमिलर टू द प्रिमिटिव अर्थ। इन्होंने जो अर्थ का प्रिमिटिव कंडीशन था उसको बनाया था, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया था इन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस लिया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में कौन बताया था, स्टैनले मिलर ने बताया था। वहीं ओपरेन की बात करें, ओपरेन रसिया के थे एंड हल्डन जो थे इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या किया था, प्रपोज दी केमिकल इवोल्यूशन फर्स्ट है फ्रॉम दी लाइफ कुड बी कम फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल। जो सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आई थी, जिसको हम प्रीबायोटिक सूप भी कहते हैं। किसने बताया था, ओपरेन ने और हेल्डन ने। कहाँ के थे, रसिया के थे और इंग्लैंड के थे। लुइस पास्चर ने लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल। इन्होंने लाइफ ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको डिस्प्रूव करने का काम किया था लुइस पास्चर ने। लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करें, चार्ल्स डार्विन जो थे गेव द थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड द नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, अल्टीमेट जो फिटनेस होता है और रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है, कौन बताया था, चार्ल्स डार्विन ने बताया था। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन होता है वो डायरेक्शनल होता है एंड यहाँ पे स्मॉल होता है। वहीं नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं अल्फ्रेड वायलेस। अल्फ्रेड वायलेस जो थे नेचुरलिस्ट थे, स्टडीड मेनी मैली गैलापागोस एंड दी सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को भी आगे बढ़ाया था। आइंस्टाइन हैकल की अगर हम बात करें, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशन के बारे में बताया था एंड ऑब्जर्व द सर्टेन फीचर ऑफ द ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट वेयर एब्सेंट इन एडल्ट। इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है और कुछ ऐसे
यहाँ पे इन्होंने एविडेंस दिया था, जैसे जो बच्चा होता है, बच्चे के जैसे पैदा होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, उसके अंदर पूंछ देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, वो क्या हो जाता है, वहां पे गायब हो जाता है। इसको नाम दिया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। वहीं कार्ल अर्नेस्ट वान बियर ने क्या बताया था, एडल्ट नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल। जो एडल्ट होता है वो कभी भी एडल्ट की तरह अगले स्टेज में पास नहीं होता है। एडल्ट के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि एडल्ट के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। थॉमस मैथलस की बात करें, इन्होंने पॉपुलेशन स्टडी के बारे में स्टडी किया था, वर्क ऑन दी पॉपुलेशन स्टडी। ह्यूगो डे ब्रिज इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, कई बार पूछे गए हैं। ह्यूगो डे ब्रिज की अगर हम बात करें, वर्क ऑन दी इवनिंग प्राइमरोज, इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर डिस्कवर किया था। एंड दी फोर्थ आइडिया ऑफ द म्यूटेशन, इन्होंने म्यूटेशन का बारे में बताया था। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया था जिसका नाम है साल्टेशन। साल्टेशन, और साल्टेशन का मतलब होता है लार्ज म्यूटेशन, स्मॉल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। हार्डी-बिंगर प्रिंसिपल, हार्डी-बिंगर प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, गिव द थ्योरी ऑफ द हार्डी-बिंगर प्रिंसिपल व्हिच सेड दैट द एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर द स्टेबल एंड द कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसके लिए इन्होंने इक्वेशन भी दिया था जो होता है p plus q equals to 1, p square plus 2pq equals to plus q square equals to 1, p square plus 2pq plus q square equals to 1। ये क्या होता है, हार्डी बिंगर प्रिंसिपल होता है। हार्डी बिंगर प्रिंसिपल। नॉर्मन इवोल्व की अगर हम बात करें, डेवलप दी सेमी डॉर्फ व्हीट एट दी इंटरनेशनल सेंटर फॉर दी व्हीट एंड दी मेज। इन्होंने सबसे पहले एक डेवलप दी सेमी डॉर्फ वैरायटी को बनाया था। एंड वहीं अगर हम बात करें, वर्गीसे कुर्ने ने इन्होंने को फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करने का काम किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज किसको मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर पेनिसिलिन। Einstein chain and the Flore established the full potential of the penicillin as a antibiotic. The Stanley Cohen and Herbert Boyer constructed the first recombinant DNA. इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। किसके अंदर बनाया था, तो इनके लिए इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था वो सोलमेनला टाइफीरियम बैक्टीरिया को लिया था। सोलमेनला टाइफीरियम बैक्टीरिया के अंदर क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, आरडीएनए को बनाया था। नाथन अर्बर एंड स्मिथ की अगर हम बात करें, इनको नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की थी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक है यहाँ पे एक्सो न्यूक्लियेज होता है, एक इंडो न्यूक्लियेज होता है। कैली माइलस की अगर हम बात करें, डिमॉन्स्ट्रेटेड द पीसीआर प्रोसेस, इन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी की थी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। अलग अलग टेम्परेचर पे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे कौन किया जाता है, डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे। एलन्स की अगर हम बात करें, एलन ने क्या किया था, गिव द एलन्स रूल व्हिच स्टेट दैट द पीपल फ्रॉम द कोल्डर रीजन हैव द स्मॉलर ईयर एंड द लेग्स। जो स्मॉलर रीजन के, कोल्ड रीजन के आजम है, उनके जो हाथ पैर होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। क्या है, एलन्स रूल। यहीं पे एक और आता है बागमान्स रूल्स। बागमान रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी का सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है। गॉस की अगर हम बात करें, गॉस एक्सक्लूसिव कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। इन्होंने बताया था व्हिच स्टेट दैट नो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, 2 स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकती हैं। जो सुपीरियर स्पीसीज होगा वो इंफीरियर स्पीसीज को क्या कर देगा, उस पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर देगा। 3 यहाँ पे एग्जांपल लिए थे, एक बार्निकल्स का, एक गोट का जिसने टर्टवाइज को